जगदीश सुधीश भवेश विभो जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्परा भूता पिता प्रणतं पतितं हता बुद्धिपदं जनतारणतारणा तापितकम्। Namaskaram. On behalf of the organizing team of vimarsh 2022, I welcome all of you to the inaugural session of the 3-day-long event organized by YUVA, Youth United for Vision and Action. Now, without any delay, I request all our respected guests, Shri Amoghlila Prabhu Ji, Professor Balram Ji, for the auspicious length writing to join them. I request Dr. Pawan Rai Ji, Dr. Gaurav Tyagi Ji, and I request Shri Rajneesh Jindal Ji and Shri Akash Singh Ji to escort them. स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नः इन्द्रः वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः ताक्षः वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिः दधातु स्वस्ति नः न इन्द्रः इन्द्रो वृद्धश्रवाः वृद्धश्रवाः स्वस्ति स्वस्ति नः न पूषा पूषा विश्ववेदाः विश्ववेदादिति विश्ववेदाः स्वस्ति। I would like to introduce all our respected guests. It's an honor for us that today we have Shri Amoghlila Prabhu Ji with us. He is a youth counselor and spiritual coach who has been inspiring all of us. He is the Vice President of ISKCON Temple, Dwarka, New Delhi. We welcome you, sir. We have Professor Balram Ji with us. He has been contributing in the field of chemistry and environmental resources from a very long time. Professor Pani Ji is the Dean of Colleges, University of Delhi. Thank you, sir, for being here. We have Shri Rajneesh Jindal Ji with us. He has been contributing in the field of campus activism since 3 decades. He is the Managing Trustee of Suruchi Publication and the State Convener of YUVA. We have Shri Akash Singh Ji with us. He is a former lab fellow and currently pursuing his PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi. He is the State Co-Convener of YUVA. Now moving forward to the felicitation ceremony, I request Dr. Priya Gupta Ji and Dr. Vikram Bansal Ji to felicitate Amoghlila Prabhu Ji with a tulsi plant and a memento. Now, Ji and Dr. Vivek Pawar Ji to felicitate Professor Balram sir with a tulsi plant and a memento. Moving ahead, now I request Shri Akash Singh Ji for a brief introduction of YUVA and vimarsh. Akash Ji. A very warm good morning to all of you.
So to begin with, I would like to quote an incident. So long back, a disciple asked Swami Vivekananda that Swamiji, tell me, who is the true patriot? In his response, Swamiji talks about 3 entities and 3 verbs. वो बात करते हैं 3 चीजों की और 3 क्रियाओं की। 3 चीजें हैं मस्तिष्क, हृदय और हाथ। स्वामी जी कहते हैं कि सच्चा राष्ट्रभक्त वो है जिसको अपने देशवासियों को देख करके, राष्ट्र को तकलीफ में देख करके हृदय में वेदना होती है, नंबर 1। नंबर 2, जब मन में वेदना होती है तो क्या दिमाग उसको सॉल्व करने के लिए कोई योजना बनाता है, कुछ विजन में लाता है कि नहीं? और जब दोनों हो गए तो क्या हाथ या भुजाएं उस आइडिया को मैनिफेस्ट करने के लिए, उसका प्रकटीकरण करने के लिए कुछ कार्य करती है कि नहीं करती है? तो 3 चीजें जो करता है वो पेट्रियट है। तो इसलिए 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं, इमोशंस, विजन और एक्शन। तो हम सब यूथ हैं, हमें इमोशन का काफी बरात होता है, काफी डिस्चार्ज होता है, लेकिन क्या हम विजन देखते हैं और उस विजन को एक्शन में बदलते हैं? यही सोचते हुए हमने युवा की स्थापना की। तो हम दिल्ली के बहुत सारे स्टूडेंट साथ में आए, एक साथ बैठे, हमने प्लान किया कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो कि नॉन पॉलिटिकल हो और दिल्ली में सारे स्टूडेंट्स को कैटर करे और सब मिलजुल के एक दूसरे को सपोर्ट करें और उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करें और इवेंचुअली हम सब राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे। तो ये सोच के हमने युवा शुरू किया। शुरू के नेसेंट फेज में कुछ कॉलेज थे, बढ़ते बढ़ते हम करीब 100 कॉलेज हुए, 150 हुए, फिर करीब 14 यूनिवर्सिटीज हुई। हमने दिल्ली से बाहर विस्तार किया, हम NCR में गए और बहुत सारे कॉलेज लोग हमारे साथ हैं। ऐसा ही करते करते आज हम दिल्ली में शायद ही कोई ऐसा बड़ा कैंपस होगा जहाँ पे हमारी यूनिट नहीं है, या शायद कोई ऐसा डोमेन नहीं होगा जिसमें हम एक्टिव नहीं है। तो ऐसे हमने युवा को बनाया। तो बनाते बनाते हमने प्लान किया कि इतने सारे यूनिट्स काम कर रहे हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो क्यों ना इनको एक साथ हम ला करके मिलने जुलने का कार्यक्रम रखें और जो इवेंट हो उसमें सब लोग साथ आए और देखें कि कैंपस X कैंपस Y से कैसे अलग है, कैसे उनमें सिमिलैरिटीज है, और सब थोड़ा थोड़ा अपना नॉलेज एनहांस करें, लोगों से मिले जुले और इवेंचुअली कुछ देशभक्ति की प्रेरणा लेकर के जाए। तो इसलिए हमने विमर्श शुरू की और देखते देखते आज हमारे पास इस विमर्श में करीब 2000 रजिस्ट्रेशन हैं, करीब 150 कॉलेजों का पार्टिसिपेशन है और मैं देख पा रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा इसमें युवा के मेंबर्स हैं। तो विमर्श का हमारा ये 5वां एडिशन है और हम बढ़ते बढ़ते हम एक बहुत से वट वृक्ष बन गए हैं। तो इस प्रकार आज हम विमर्श के पहले दिन में आए हैं। So talking about my journey in YUVA, so I joined YUVA just half a decade back. So I would say that YUVA is at least a very radiant, very reformist and very receptive organization. हम रिसेप्टिव कैसे हैं? रिसेप्टिव ऐसे हैं कि हम हर चीजें इम्पोज नहीं करते। कैंपसेस में युवा की यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स के पास लिबर्टी होती है कि वो जा करके आस पड़ोस में कुछ सामाजिक कार्य करें, कुछ कल्चरल इवेंट्स करें, कुछ लेक्चर्स करें, एक दूसरे का सपोर्ट करें और फिर उनके पास लिबर्टी होती है और थोड़ा सा हम उनको बताते हैं कि हम क्या मिलके कुछ कॉमन कर सकते हैं। तो दुनिया में फेडरल कॉन्सेप्ट में 2 मॉडल होते हैं काफी प्रोमिनेंट। एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। तो युवा जो दूसरा मॉडल फॉलो करता है कि बहुत सारे फेडरल स्ट्रक्चर्स आते हैं, इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस पर लिबर्टी है काम करने की, बट स्ट्रक्चरली एंड एट द लेवल ऑफ आइडिया वी आर वन। तो हमने बहुत चीजें शुरू की कि आपस में स्टूडेंट्स एक दूसरे की हेल्प करें। तो हम ये मानते हैं आपस में कि जैसे ही कोई स्टूडेंट दिल्ली में एडमिशन लेता है तो बाय डिफॉल्ट युवा मेंबर बनता है और हम सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो हम शुरू करते हैं युवा हेल्पलाइन। कोई बच्चा यदि बाहर से आया है, दिल्ली में नया है, उसको उसकी तबीयत खराब है, खाने की कुछ आवश्यकता है, उसको 15 दिन 1 महीने कहीं रहना है, तो इन सब में स्टूडेंट्स म्यूचुअली हेल्प करते हैं। हेल्पलाइन पे कॉल आता है, जैसे सपोज कोई DU के एक्स कॉलेज का स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर में आया है, तो वहाँ के जो लोकल युवा के मेंबर्स हैं उनकी हेल्प करते हैं, उनके रहने की व्यवस्था करते हैं, उनको मोबिलिटी में हेल्प करते हैं, गार्डियनशिप देते हैं। इसी प्रकार हमने फिर जब स्टूडेंट आता है वो युवा की टीम से जुड़ता है, एक्टिविटीज
करता है, इंटर्नशिप होता है युवा का, इवेंट्स होते हैं, नेटवर्किंग होता है, और बाद में वो हमारे जो 6 आयाम हैं, जो हमारे 6 ऑप्शंस हैं, उसमें काम करता है। तो ये तो बात है स्ट्रक्चर की। फंक्शनली युवा काम करता है 4 मेन डोमेन्स में, सोशल, कल्चरल, एकेडमिक और स्पोर्ट्स। तो वी डू 4 थिंग्स एंड वी प्रोवाइडेड 2 थिंग्स। हम 2 काम नहीं करते हैं। पहला है एजुकेशनल, हम तोड़ फोड़, रोज प्रदर्शन, घटना, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। ये हमने प्लान किया आपस में म्यूचुअली कि हमको एजुकेशनल काम नहीं करना है। दूसरा काम जो हमको नहीं करना है, जो दूसरा डोंट है, वो है रिप्रेजेंटेशनल। हम चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो हम 4 काम करते हैं 4 क्षेत्रों में, सोशल, एकेडमिक, कल्चरल, स्पोर्ट्स, और 2 काम नहीं करते हैं, प्रेजेंटेशनल और एजुकेशनल। तो बढ़ते बढ़ते युवा का इतना बड़ा स्वरूप है, और आप सबको देख के काफी फीलिंग दैट सैपलिंग दैट वी प्लांटेड इज टर्निंग इनटू अ विक्ट्री। तो स्वागत है आपका, आप विमर्श में अच्छे से मिलिए जुलिए, नेटवर्किंग कीजिए, चीजें सीखिए, और अंत में राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा लेके जाइए कि जहाँ है, जैसे है, जिस भी रूप में है, हम अपने देश के लिए काफी अच्छा कार्य करें और देश को आगे बढ़ाते रहें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जब आप जाएंगे तो आप सबके काफी अच्छे दोस्त बन चुके होंगे। मेरे घर दिल्ली में कुछ काफी अच्छे दोस्त हैं, वो मेरी फैमिली मुझसे विमर्श में मिले थे 2017 के। तो I welcome all of you on behalf of YUVA and hope to see few of you in offline interactions. So yeah, welcome to vimarsh 2022. Thank you, Akash ji. Moving forward, Bharata is the land of spirituality, and this sacred land has always maintained its spiritual continuity. The term Bha means light and Rata means engaged. So Bharata is a land that is engaged in the search of light through spirituality. It is an absolute honor that today we have Shri Amoghlila Prabhu Ji with us, who has been in this spiritual journey from a very long time. Now I request him to enlighten us with his thoughts. Hare Krishna and very good morning to everyone. Thank you very much for inviting me. So ये युवा का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है विमर्श, जिसमें विचार विमर्श भी होगा, जिसमें चर्चा विमर्श भी होगी, जिसमें मंथन विमर्श भी होगा, और निश्चित रूप से ऐसे प्रोग्राम्स हमें करने चाहिए। किसी भी जगह पर ताकत आती है, शक्ति आती है, तो वो वास्तव में विमर्श से ही आती है, यानी कि चर्चा करके आती है, एजुकेशन से आती है, और एजुकेशन जो है इज सर्टनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक बार एक व्यक्ति था, he was an invigilator, और उसको पता लगा कि ना एक स्कूल है जो कि रामायण के ऊपर आधारित है। तो बहुत ही अच्छी बात है, एक स्कूल है जो कि रामायण पे आधारित है। तो वहां पर पहुंच उसने बोला बच्चों से, ओके बच्चों, शिव का धनुष किसने तोड़ा? बेटा तुम बताओ, बेटा पीछे बेटा तुम बताओ। तो बच्चा खड़ा हुआ, कह रहा सर माँ कसम सर मैंने नहीं तोड़ा सर। What? क्या जवाब है? दूसरे से पूछा, तुम बताओ बेटा। क्या सर मैं तो 3 दिन से छुट्टी पे मैंने बिल्कुल नहीं तोड़ा सर। क्या जवाब दे रहे बच्चे? टीचर के पास गया, टीचर ये बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं? मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा है रामायण से कि शिव का धनुष किसने तोड़ा? टीचर बोलता है सर नया बनवा देंगे सर, क्यों चिंता करते हैं सर? What's this? मैं भी प्रिंसिपल के पास जाता हूँ। तो ये जो इन्विजिलेटर था, ये गया प्रिंसिपल से मिलने के लिए। प्रिंसिपल साहब आपके यहाँ बच्चे ये रिप्लाई दे रहे हैं, आपके यहाँ टीचर ये रिप्लाई दे रहे हैं, क्या है? एक सिंपल सवाल, शिव का धनुष किसने तोड़ा, ये जवाब है। तो उस पर प्रिंसिपल ने कहा सर हम कमेटी बिठाएंगे सर, पता लगाएंगे जिसने तोड़ा है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा सर, आप चिंता मत करिए सर। So कभी कभी ऐसा होता है, even though we claim that we are Indians, even though we may claim that yes we are part of this wonderful Indian Vedic culture, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं हम लोग इतने hollow and shallow हो चुके होते हैं कि actually we are more like rubber stamped Indians। पर हमें रबर स्टैम्प इंडियंस नहीं बना, हमें रियल इंडियन बना। और इंडियन बनने का मतलब है जो हमारी स्पेशलिटी है उसको जानना, जो हमारी स्पेशलिटी हमारा कंटेंट है which makes us really good, for which we are famous all across the globe, उस पे फोकस करना, that's very important। And India is such an
It's an amazing country actually. अगर आप देखें ना, by the year 180 पूरी दुनिया में total GDP का contribution just from India was 32%. 1500 में आते आते भी पास 26%. 1900 में after British Raj it came to 1%. But there was a time 32% world GDP, उसमें 32% का contribution India used to give. ये जितनी theorem चलाई, Pythagoras theorem, they were originally formulated in India actually by Aryabhatta or many other philosophers. वो टाइम जैसे महान philosophers हुए who gave such wonderful philosophies like Bodhidharma, they came with ocean kung fu like Kalyaripattu. Chinese आए, हमारा कल्याणीपट्टू देखा, उसका वहाँ पर बनाया उन्होंने martial arts, but actually originally martial arts belongs to India. India is such an amazing country. In fact, जब तक Britishers हमारे इंडिया में नहीं आए थे, तब तक इंडिया के अंदर there were 34,000 ships, each having capacity of 1.2 million ton. 34,000 ships. और ब्रिटिश राज के बाद, because they were so insecure कि इतना कुछ है लोगों के पास होगा, क्या किया जाए? And then they conspired against India. कि आखिर में बचे हमारे पास से 1600, कहाँ 34,000 और कहाँ only 1,600. That happened actually. But yes, India is still an amazing country. It's still an amazing country. आप देखिए हर साल जितने भी इंडियंस है भले बाहर चले जाते हैं, income NRI, still every year they contribute $13 billion to Indian economy. तो भले हम कहीं चले जाएंगे, लेकिन अपने देश को नहीं भूलेंगे. हमारी रूट्स इतनी अच्छी हैं actually. अब देखिए पिछले करीब 50 साल से बॉलीवुड हमको बता रहा है लैला मजनू, श्री बलराम, रोमियो जूलियट, पिछले 50 साल से, लेकिन आज भी इंडिया के अंदर 83% मैरिजेस अरेंज मैरिजेस होती हैं. दैट्स आवर कल्चरल ईथॉस कि इतने सालों से हमको डाउनलोड दिया गया है प्यार, इश्क, मोहब्बत, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये वो गाने शाने, एक पैराग्राफ रशिया में, एक पैराग्राफ अर्जेंटीना में, एक पैराग्राफ न्यूजीलैंड में, एक पैराग्राफ पंजाब के खेतों में. ये पिछले 50 साल से डाउनलोड चल रहा है, लेकिन आज भी इंडिया के अंदर 83% मैरिजेस आर अरेंज मैरिजेस. ये हमारा कल्चर है. एजुकेशनली वी आर सो रिच कि इंडिया के अंदर आज 1500 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. 120 स्क्रिप्ट्स हैं आज इंडिया के अंदर. यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के अंदर देयर इज वन बुक व्हिच इज ऑफ 44,000 पेजेस. पर ये 44,000 पेजेस की वाला क्या किताब क्या है? इट्स एन इंडेक्स. What? 44,000 pages का index? Yes. ये 44,000 pages का index है of the original Sanskrit manuscript which were written in India. So much rich, my God. बल्कि there is 1 lakh page का एक document है in multiple volumes just on astronomy, which is again from India. एजुकेशनली इवन हमारे इंडियन जब यूएस से जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका में टोटल पोस्ट ग्रेजुएट्स की परसेंटेज है 3%, which is the national average. और इंडियंस की वहां पर नेशनल एवरेज है ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स दिस इज 28%. 3% नेशनल एवरेज, 28% इंडियंस की एवरेज. अगर ग्रेजुएशन देखें, ग्रेजुएशन में वहां पर 78% इंडियंस आर ग्रेजुएट्स, नेशनल एवरेज इज 40%. So Indians जहाँ भी जाते हैं, educationally also they are very rich. जब बिल गेट्स से पूछा गया if you are to hire in your organization, if you are going to employ people only from one institute, which institute would that be? And he did not say Stanford, he did not say Oxford, he did not say Cambridge. He said I am from India. ऐसा क्यों? Somebody asked. तो उसका जो बिल गेट्स का जो पर्सनल काउंसलर, he is also an Indian. वो पीछे हिंदी बोला, जुगाड़. And then Bill Gates said, what did he say? And what is I said innovation. Innovation को हम देसी भाषा में बोलेंगे तो जुगाड़. And Indians are actually very good in जुगाड़. और जुगाड़ वैसे दिखता है कि हाँ काम चला, हमने कोई क्विक फिक्स कर दिया, but actually जुगाड़ requires innovation. सस्ता, सुंदर और टिकाऊ innovation को हम आसान भाषा में बोलते हैं जुगाड़. And Indians they are so expert in that, so wonderful. In fact पूरी दुनिया के अंदर जब किसी बात का solution कहीं नहीं मिल रहा होता है, then they get their solution in India. ऐसा तो पता इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया which was originated in USA, और USA में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था it lasted for 20 years, but उसके बाद collapse हुआ because it was very power centric kind of industrial revolution. तो उसके बाद फिर एक और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया which was more people centric, कि लोगों का empower किया जाए, that kind of industrial revolution.
but that also collapsed after 30 years, 35 years. पर अब नया मॉडल वाला कहाँ से आएगा? There is an inspiration in the people. ये वाला मॉडल कहाँ से मिलेगा? नहीं मिल रहा. तो जब किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता, तो प्रोफेसर्स, academicians, scholars, ये लोग कहाँ आते? They come to India. And then these people, when they came to India, they found out in India there is a very unique relationship. और वो है गुरु और डिसाइपल का रिलेशनशिप. ये गुरु नाम का एम्प्लॉयर शिष्य नाम के एम्प्लॉय को कोई मंथली पैकेज नहीं देता, कोई पैसा नहीं देता, कोई ईयरली इंक्रीमेंट नहीं देता, कोई पर्क्स नहीं देता, फिर भी व्यक्ति बिका हुआ है अपने एम्प्लॉयर को, बोलते गुरु. ऐसा कैसे? तो फिर शिष्य ने पूछा, why you are so much sold out to this person? इधर कुछ पैसा नहीं देता, कोई कुछ फैसिलिटी नहीं देता. How come you are sold out to this man? He said, by the purity of this person. The purity of this person purchases my loyalty. तो उसकी बात so of course they formulated new version of inspiration. प्रेरणा देनी चाहिए हमें लोगों को, लेकिन प्रेरणा हमें कहाँ से आती है? प्रेरणा आती है प्योरिटी से आती है. अब they formulated हम ज़्यादा फैसिलिटीज देंगे, हम सोफे लगा देंगे कंपनियों में, वहाँ आप कुत्ते बिल्लियों के साथ जाके बैठे, and that's okay, ताकि आपको प्रेरणा मिले. But actually प्रेरणा जो है सिर्फ पशुओं को लाने से मिलती, it comes from purity of the heart. And purity of the heart is uniqueness of India. Actually क्या है, हर जितने भी देश हैं दुनिया के अंदर, they fall under a certain category of astrological influences of the planets. जैसे अमेरिका के ऊपर जिस प्लैनेट का प्रभाव सबसे ज्यादा है, that is राहु. इसलिए वहाँ पर political games, hypocrisy, sensuality, ये यूएस में रहेगा. यूरोप है, यूरोप के ऊपर इन्फ्लुएंस है वीनस का. So again for sensuality, materialistic pleasures. So कौन सा प्लैनेट है which influences India? It's Guru. Guru. That means it is the place of learning. It is a place of growth. Because we should not just go through life, we should grow through life. In growth, बिना knowledge के हो नहीं सकते. And India is a place for knowledge, for growth. इसलिए सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी अगर कहीं मिलते हैं, कोई नहीं मिलते हैं. हालांकि कई सैकड़ों, कई हजारों हमारे यहाँ के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स दे गो टू अदर कंट्रीज. स्टिल यहाँ ब्रेन ड्रेन नहीं होता. यहाँ कोई काम नहीं रुकते इंडिया के अंदर. व्हाई? बिकॉज यहाँ इतना ब्रेन दिया भगवान, इतनी नॉलेज के प्रति एप्टीट्यूड दिया है, that thirst is there for knowledge. Wow. Recently I was in Ramjas College, और उस दिन हमें इनवाइट किया गया था on the topic Does God really exist? तो प्रोग्राम प्लान हुआ था for 1 hour. That's it, 1 hour session. तो 1 hour session हो गया, तो हम लगा उसके बाद फिर बच्चे चले जाएंगे, right? And children were coming, students आ रहे थे, and they were raising their hands, one after another, questions after questions after questions after questions. They were asking such wonderful questions. 2 घंटा question answer on does God really exist? But beautiful questions. तो वो बोल सकता है ठीक है, ओके, प्रोग्राम अच्छा हो गया, 1 घंटे का प्रोग्राम था, आपका 3 घंटे का हो गया, so what? पर हैरानी की बात है कि उस दिन एक्चुअली वर्ल्ड कप चल रहा है. आई थिंक कुछ 2020 मैच चल रहे हैं आजकल, पता नहीं ओवर हो गया नहीं, मुझे पता नहीं. उस दिन को मैच था इंडिया का विद सम अदर कंट्री. Even then, students instead of watching that match, they came and they were sitting. या तो भाई ठीक है आना जरूरी था, बस 1 घंटे का हो गया, बस ठीक है भाई स्यापा खत्म हुआ, चलो जाके मैच देखें भाई फटाफट. नहीं, ऐसा नहीं था. क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंडियंस हैं, especially the youth, they are having this thing within themselves. ये जो spark of spirituality है, is so much there. One of the reasons why missionaries are so active in India, they spend so much money in India. Why? Because you know the faithful creed of people exist in India. ये तो amazing जगह है. India is such an amazing place कि ना अगर कोई logically भी हमें defeat करे that God does not exist, वो अच्छे से स्थापित करे, बल भाई ऐसे बिग बैंग थ्योरी, बम फटा, दुनिया बनी, हम लोग बंदरों से आए, लेकिन फिर भी अगर किसी बोले तो क्या मानते हैं आप, तो इंडियन पता क्या बोलेगा? जी मतलब कोई फिर भी कोई तो है. And that's India. मतलब भगवान में हमारा इतना विश्वास है. In India, you know how many theists are there? भगवान में विश्वास करने लोग 99.76% people are theists. Only 0.24% people are atheist. और ये atheist भी ऐसे ही हल्के फुल्के और atheist है, मतलब वैसे बड़े थोड़े होते हैं, I'm an atheist. और थोड़ी बातचीत करो, बोलते हैं यार मैं मानता हूँ, मैं गुस्सा हूँ मुझसे और कुछ नहीं.
मैं बोला था एक व्यक्ति I was giving Bhagavad Gita to one man and he was smoking. मैं कहा, here is Bhagavad Gita for you. I am an atheist. Get lost. मैंने कहा, so that's very good. I am a God lover and you are an atheist. Opposite attract each other. We can be very good friends. Let's have a discussion. How come God does not exist? तो उसने ऐसा सेल्समैन नहीं देखा था, ये कौन है यार जो गप मारने के लिए? नहीं, who are you? मैंने बताया, who I am. I'm a Hare Krishna devotee. Has see, I believe in God, but I'm angry with Him. Why? मेरी बीवी मेरा ड्राइवर के साथ भाग गई, मेरी कंपनी फ्लॉप हो गई, मेरे बच्चे मेरे कहना नहीं मानते, गुस्सा हूँ उससे। So इंडिया में कोई व्यक्ति भगवान से उससे थोड़ा नाराज हो सकता है और बोले कि I'm an atheist, but actually मोटा-मोटा कोई atheist नहीं है ऐसे। Atheist बेसिकली क्या होता है? Atheist में A और बाकी स्पेलिंग में थोड़ा सा एक स्पेस देना बस। Atheist means atheist. He's a theist. That's it. वो combine हमने कर दिया दोनों शब्दों को, A और theist बन गया atheist. But actually India is such an amazing country. मैं गया था एक मतलब Premier Management Institute, IIM अहमदाबाद, तो वहाँ मैंने पूछा, वहाँ टॉपिक था Does God really exist? Okay. क्योंकि वहाँ पर कोर्स होता है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द भगवद गीता। तो प्रोफेसर मुझे बोलते हैं कि बार साहब भगवान को स्थापित कर दो, बाकी मैं सारे संभालूंगा। ओके चलो ठीक है, तो करते हैं ऐसा। तो मैंने पूछा ओके, हु बिलीव्स इन एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड? तो किसने हाथ निकला दिया, तो मुझको मेरी अंग्रेजी में डाउट लगा। मैंने कहा इंग्लिश में ठीक बोली ना, हु बिलीव्स इन एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मैंने कहा इंग्लिश ठीक लग रही है। मैंने चलो उल्टा सवाल पूछते हैं। मैंने कहा हु डज नॉट बिलीव इन एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड? 80% लोगों ने हाथ लगा दिया। मैंने कहा ओ आई एम 80% एथिस्ट। ओके, मैंने कहा 20% तो क्या है, दोनों हाथ निकल गए। मैंने कहा बाकी 20% लोग आप वी आर एग्नोस्टिक्स, वी आर लीस्ट बॉदर्ड वेदर ही एग्जिस्ट और नॉट। ओह वाओ। तो आज टॉपिक है डज गॉड रियली एग्जिस्ट, और मेरे सामने बैठे हुए हैं some of the best brains of India, and either they are atheists or they are agnostics. Wonderful. Today is going to be adventure. So हमारा सेशन चला, मेरे स्लाइड शुरू हो गया, मतलब वो चलने ही नहीं दिया गया। And there were questions, how can I say that? How can I say this? But from the science we can say this. So there are emotional atheism and scientific atheism and all different flavors of atheism. And so by grace of Lord Shri Krishna, I could reply all of them. Because हम भी थोड़े साइंस तो नहीं पढ़ी हैं, I'm also B.Tech, so I could reply them. So सवा घंटे ऐसा heated वाला क्लास, it was very sparky class. तो ये खबर जो है बाकी और स्टूडेंट पहुंचे कि ना कोई बाबा जी आए हैं, कोई गंजे वाले बाबा जी आए हैं, उन्होंने कुछ बढ़िया सा हुआ है क्लास के अंदर। So some more students also joined in the second session. But in second session, the entire audience was so respectful and so cultured. Just by that one session, that proving that God exists. Now they were also asking questions. They still had questions, but they were saying, "Sir, I've got a question, sir. Can I ask?" उसके पहले क्या करता? How can you say that? But how dare you say that? But they were mellowed down so nicely because कहीं ना कहीं atheism की उस false reality, उस veneer के नीचे एक spiritual soul रहती है, और spiritual soul जैसे हमने उसके ऊपर थोड़ा सा dust हटाया, शीशे के ऊपर था ना, शीशे के ऊपर से अगर dust हटाए, चेहरा नजर आता साफ साफ, उसी तरह से जैसे ये हटा, and then immediately, yeah, and they were very respectful, very cultured, and they were asking questions very respectfully, sensible questions. Wow. So then they confessed that actually, you know, कहीं ना कहीं we could not understand many things, and that's why we were atheists. And basically नास्तिक होता क्या? जैसा आपने देखा कभी चेस खेल रहे हो ना, और चेस का सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा खेल रहा है, और आपकी गीटियां उड़ी जा रही हैं, आपका हाथी भी उड़ गया, आपका घोड़ा उड़ गया, आपका ऊंट उड़ गया, प्यादे उड़े जा रहे हैं, तो बंदा मैंने खेला, वो चेस को खराब करेगा, मैंने खेला। तो बेसिकली नास्तिक वही होते हैं, हमें समझ नहीं आते कि चल क्या रहा है यार, बुराई क्यों बढ़ती है, ऐसा ये दुख क्यों है जब पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। पर थोड़ा सा when the explanation is given, immediately people start taking. तो इसलिए ये इंडिया की ब्यूटी है, ये कल्चरल इथॉस है, ये हमारी स्पिरिचुअलिटी का जो कल्चर है, इट्स सो अमेजिंग। इंडिया के अंदर people are naturally spiritual, and that's why we see so much of from other nations people are coming, because they see that okay, yes, India is such an amazing country, such a spiritual country, and people are such genuine inclination. और nowadays मैं देखा है अभी तो there is a wave of spirituality, इतना youth आ रहा है spirituality के अंदर, my God, मतलब मैं तो कैटर नहीं कर पाता है, so much of youth is coming. वो घंटों घंटों आपसे सवाल करना चाहते हैं, अपने सवाल को जवाब जानना चाहते हैं, उसके पहले उनको बताया क्या है, चुप
just follow, जब बकवास नहीं करते। तो हमने कहने की ना उनके अंदर की जो इंक्विजिटिवनेस थी उसको दबा दिया with a veneer of rituals। लेकिन जैसे रिचुअल्स के पीछे का मीनिंग उनको एक्सप्लेन किया जाता है, रिचुअल कम्स टू स्पिरिचुअल एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। लेकिन इंडिया के साथ थोड़ा सा भी ट्रेजेडी ये रही है, somehow we have been copying the West on the name of being modern, being cool, being 21st century guy। तो हमने कहने के अपने कल्चर को छोड़ा भी। ऐसा आज अगर कोई धोती कुर्ता पहनता है अगर तो उसको बोलते हैं ए पंडित जी, but actually धोती कुर्ता is not पंडित जी कपड़ा, ये हमारे भारतीय वेशभूषा है भाई। जीन्स पहनना हमारे जीन्स में कभी नहीं था, ये तो बाद में आ गया लोगों ने नहीं जीन्स पहनेंगे, थोड़ी फटी जीन्स हो, थोड़ी सी खिसी हुई हो, यो यो मैन, तो बोलो वाह एडवांस कल्चर। पर टेलर हमको जेंटलमैन नहीं बनाता, हमारा कैरेक्टर हमको जेंटलमैन बनाता है। So that's the beauty of India. So yes, but कहीं ना कहीं हमने on the name of being modern, being cool, हमने कहीं ना कहीं अपने कल्चर को छोड़ा नहीं, no doubt। पर चाहे इंडियंस कुछ कर ले, इंडियंस कैन नेवर एवर बिकम अमेरिकन्स और यूरोपियंस। चाहे हम अपनी बाल ब्लीच करा लें, फटी हुई जीन्स पहन लें, यो यो कर लें, बिना ग्रामर की इंग्लिश बोल लें, but Indians cannot become Europeans or Americans. We cannot. लेकिन हम इंडियंस ऐसे रहे नहीं। हम कहते हैं that's such a backward culture, वो छुआछूत, वो ब्राह्मणवाद, वो ऊंची जाति, नीची जाति, that's what it is all about। क्योंकि हमको ऐसा बताया गया somehow, बताया गया out of some conspiracy। तो हमने वो छोड़ दिया, वो हम कोई बन नहीं सकते, तो हम बीच में अटकते हैं। आपने कहा सुनिए धोबी का डैश में यहाँ था ना वहां था, डैश में क्या आता है? कुत्ता। ये धोबी का कुत्ता घर का नहीं खाता। और यही कारण है आज इंडियंस का, आज इंडिया का जो हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंक है 119, क्या 119वां रैंक हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर। Why this is happening? Because today India is struggling with identity crisis। अगर आपकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं होगी ना, आप कभी खुश रह ही नहीं सकते। Irrespective of our power, post, position, beauty, comforts, etc. सब कुछ हो, even then you would not be happy because आपका आइडेंटिटी ही हिल गई है। जैसे मैथमेटिक्स में ना अगर आपने पहली लाइन में मिस्टेक कर दी, उसके बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, जो मर्जी लगा ले, आंसर सही आएगा गलत आएगा। यदि हम पहले लाइन में गलती करें तो नीचे आंसर सही आएगा गलत आएगा? गलत आएगा। क्यों? क्योंकि पहली लाइन में गड़बड़ हो गया होगा। और पहली लाइन क्या? हमारी सेंस ऑफ आइडेंटिटी, हु वी एक्चुअली आर, व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू। क्या स्विंग मशीन से हम पैसा निकाल सकते हैं? नहीं। क्या एटीएम मशीन से कपड़े धो सकते हैं? नहीं। अगर आपकी आइडेंटिटी हिल जाएगी ना तो सब गया। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू once he went to one mental asylum और वहां डॉक्टर से पूछा है ये पागलों में कम हानिकारक पागल कौन सा है? तो डॉक्टर ने कहा वो पीछे जो है ना वो कम हानिकारक है। तो पीछे गए, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप भी आसपास सब ऐसे पागल देखते, हम कैसा लगता है ये सब देख करके? बोला एक राजा को अपनी प्रजा को इस हाल में देखकर कैसा लगेगा? खराब लगता है। तो कंफर्म हो गया पागल है। वेरी गुड। तो आपका नाम क्या है? तो बोला मैं कौन था? तू बता तेरा क्या नाम है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का बयान, मेरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू और मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो ये सुन के पागल इतना हंसा, हंस के रोल बोल हो गया वो। नेहरू साहब ने कहा कि एक्सक्यूज मी, मैंने अपना नाम बताया आपको, मैंने कोई जोक क्रैक नहीं किया। तो ये पागल हंसे जाए कहते हैं 6 साल पहले ना मैं भी यहाँ पर आया था जब मैं भी यही बोलता था और इन लोगों ने मेरे को यहाँ डाल दिया। अब तेरी बारी है। तो जिस व्यक्ति की आइडेंटिटी क्लियर नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम लोग? पागल। जिसकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है। और दुनिया में इस हिसाब से अगर देखो ना 99.99% लोग पागल हैं। और पागलों की खास बात होती है कोई पागल नहीं मानता कि वो पागल है। हम कैसे पागल? तू पागल, तेरा खानदान पागल, हम कैसे पागल? हम इतने पढ़े लिखे, हम पीएचडी किए हुए हैं, ऐसे थोड़ी होता है। पीएचडी फुल फॉर्म ये भी होती है परमानेंट हेड डैमेज। ऐसा नहीं है। बट कहीं ना कहीं we take so much of data onto ourselves कि हमारी जो रियल आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं दबी सी रह जाती है। तो इसलिए we must know that what is our identity, being soul,
That's our identity. We are in the body. That's our identity. We belong to this beautiful spiritual culture of India. एक समय था इंडिया में लोग आया करते थे from other countries to learn spirituality because that's our forte, that's our USP, unique selling proposition. That's our uniqueness. और लोग आया करते थे. कहाँ जाएंगे? हरिद्वार जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे. आज ऋषिकेश किस लिए जाना है? रिवर राफ्टिंग के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए. रिवर राफ्टिंग करेंगे और क्या करेंगे? बियर की कैन लेकर के आएंगे, उसको गंगा मैया में ठंडा करेंगे. कैंप लगाते हैं और वहां गंगा में बियर के कैन डालते हैं. हम सब भारतीय हैं. लाओ कैन लाओ जरा. Nice, we went to Rishikesh. Guys, rocking. That's what is happening. तो इसलिए इसको चेंज करना है. इसलिए आज हम देखते हैं 60s में 70s में फॉरेनर्स आया करते थे इंडिया में टू नो अबाउट स्पिरिचुअलिटी. नाउ 10-20% लोग आते हैं. क्यों? उनको बताया अरे हम लोग तो बीमार हैं. आज इंडियंस हमसे ज्यादा बीमार हो रखे हैं. सो कहीं ना कहीं वी आर टू ब्रिंग दैट ग्लोरी बैक अगेन. कि लोग बाहर से आए यहाँ पर हमारे कल्चर को स्टडी करने के लिए, which is so deep, which is so sublime, which is so divine, which is so God oriented, which is full of bhakti, devotion, which is full of chanting the names of God. That's our original culture, and then we can be happy. तब हम genuinely खुश रहेंगे. हम ब्रांडेड खाना, ब्रांडेड कपड़े पहन करके हमको थोड़ा अच्छा लगता है. Yeah, feels good. पर जो जेन्युइन एक हार्ट डीप खुशी होती है, वो खुशी हमें तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम अपनी रूट्स पे काम नहीं करेंगे. जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ की रूट्स भी होती हैं, पेड़ का तना भी होता है, पेड़ का क्राउन भी होता है. क्राउन इज द कंट्रीब्यूशन व्हिच द ट्री गिव्स टू द वर्ल्ड. जो तना होता है उसकी स्ट्रेंथ होती है. पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रूट्स. रूट्स. जब आपकी रूट्स अच्छी होती हैं तो आपके फ्रूट्स अच्छे होते हैं. अपने दोनों हाथ लीजिए इस तरह से. लेफ्ट हैंड, हाँ ऐसे लीजिए. हाँ ये हाथ ऐसे. मेरे पीछे बोले. जिनकी रूट्स अच्छी होती हैं उनके फ्रूट्स अच्छे होते हैं. जिनकी रूट्स अच्छी होती हैं उनके फ्रूट्स अच्छे होते हैं. जिनकी रूट्स अच्छी होती हैं उनके फ्रूट्स अच्छे होते हैं. बोलो दादा दादा. So रूट्स का भी काम करना बहुत जरूरी है. Yes. हम अपने रूट्स पे काम नहीं करेंगे, we would not be happy. फिर होता क्या है? फिर ऐसे कई मानो अगर कहीं सम्मेलन होते हैं, हम भारतीय हैं, लेकिन उसमें होता क्या? सब समोसा खाते हैं, चाय पीते हैं, चले जाते हैं. पर हमें कभी भी ऐसे कॉन्फ्रेंस में कभी आए हैं, then we should really introspect. उसके बाद मुझे क्या करना है? I should really work on my roots. हम किसी भी सम्मेलन में अगर जाते हैं, हम सिर्फ समोसे और चाय के लिए नहीं जाते. We should actually do something very tangible. क्योंकि इंडिया में ज्यादातर ना सोल्यूशन ऐसे होते हैं. अगर किसी लड़की को कुछ हो, किसी ने छेड़ दिया, बुरा व्यवहार कर लिया, सब कैंडल उठा चलते हैं. गलत है, गलत है, स्त्री का अपमान होना गलत है, गलत है. कैंडल लेके चलते हैं, यहाँ से वहां पहुंचते हैं, वहां समोसे खाते हैं, चाय पीते हैं, अपने घर चले जाते हैं. फिर 6 महीने बाद फिर कुछ हो जाता है. कैंडल उठाओ. कहाँ कैंडल का है? गलत है, ये गलत है, स्त्री का अपमान होना गलत है. जग 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 वहां पहुंचेंगे. इस बार क्या है? कचौड़ी है. वाह क्या बात है. कचौड़ी और चाय भी अपने घर. वाह. इस तरह से देश बदलने वाला है. इस तरह से देश बदलने वाला नहीं है. हम ऐसे कौन सा मानते हैं? चैरिटी बिगिंस एट होम. ये गलत है. चैरिटी बिगिंस एट सेल्फ देन एट होम. अगर हम खुद को चैरिटी नहीं देते, दैट मींस वी डू नॉट नरिश आवरसेल्व्स स्पेशली स्पिरिचुअली, देन वी रियली कैन नॉट ग्रो. तो इसलिए हमारे जो रूट्स हैं वो हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, उसको नरिश करना जरूरी है. सारी तना भी जरूरी है. तना भी अच्छा रहेगा. तना भी जरूरी है. तना क्या है? हमारी फिजिकल वेलबींग, हमारी मेंटल वेलबींग, हमारी इमोशनल वेलबींग. ये तना है, ये भी बहुत जरूरी है. लेकिन जब तना अच्छा होगा और रूट्स अच्छी होंगी तो हमारा क्राउन अच्छा होगा. Then we can really contribute to the world. Otherwise we cannot contribute. जो व्यक्ति बहुत अपने आप में deeply stuffed होता है ना, those who are stuffed, they can contribute to the world. जो अंदर से खाली है, he is opportunistic. वो मौका ढूंढता है, कब कहाँ मौका मिले और फिर मैं उसका फायदा उठाऊं और फिर मैं अपने आप को फुलफिल करूं. पर जो व्यक्ति अंदर से stuffed है, tightly stuffed with nectar, with devotion to God, with blessings, with grace, ऐसा व्यक्ति दुनिया में कंट्रीब्यूट करता है. तो इसलिए अगर आप भी चाहते हैं दुनिया में कंट्रीब्यूट करें, we should really stuff ourselves with that spiritual grace. Otherwise life is nothing a rat race. In a rat race, whether you win, whether you lose, you are still a rat. तो rat race में हारना जीतना not important. अच्छा जिन्होंने जीत लिया उन्होंने वो क्या कर रहे हैं? कई लोग होता है ना, हम भी झंडा गाड़ेंगे,
हमें झंडे गाड़ के दिखाने हमको। जितने लोग झंडे गाड़ते हैं उसी झंडे के नीचे बैठ के दारू पीते हैं लोग। तो ऐसा झंडा गाड़ने का क्या फायदा? पहले क्या पीते थे? पहले दारू पीते थे, पहले हम देसी ठंडा पीते थे, अब विदेशी दारू पीते हैं। So success की definition is to make a transition from desi daru to videshi daru. Is it like that? No. So external success will automatically come when internal success will come. There is private victory and there is public glory. Which is more important? Private victory वाले हाथ खड़ा करें. If you say private victory is more important. Okay. कौन मानता है public glory more important थी? वाह होनी चाहिए, तारीफें हो हमारी, appreciations, trophies, certificates. Public glory is more important. हाथ खड़ा करें. अच्छा कौन यहाँ कंफ्यूज है? नहीं तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं। कौन कंफ्यूज है भाई? अच्छा इसे भी हाथ नहीं खड़ा करें। अच्छा कौन कंफ्यूज है कि वो कंफ्यूज है कि नहीं है? Of course, out of public glory and private victory is more important. और private victory of कोई नहीं देख रहा होता। Private victory is only between you and God. But those who have private victory, they deserve public glory. Otherwise, public glory handle नहीं हो पाती लोगों से। ये fame, ये popularity, ये followers नहीं संभाल पाते लोग। ये सर पे चढ़ता है सब कुछ एकदम। ये ego, तो इसलिए private victory का होना जरूरी है। And that's the speciality of India. That's the speciality of Vedic culture. Private victory. And then we see external success will come. It will come. Like Balram ji sir, हम चर्चा कर रहे थे. He was saying that how he is contributing so much to the Vedic culture. It is happening. Why is this happening? Because those who are selfless souls, they go to even such avenues जहाँ पर it is life-threatening as well. पर जो व्यक्ति अपने आप में बहुत पूरा है, अपने आप में एकदम घना है, वो पूर्ण है अपने आप में, ऐसा व्यक्ति निस्वार्थ रूप से सेवा भी कर सकता है। तो इसलिए we should realize that yes, ये जो विमर्श फेस्टिवल है, it's a festival of introspection. Extrospection चल ही रही थी ज़्यादा। Introspection, making ourselves internally deep, fully nourished. हमारी roots अच्छी करनी है हमको, हमारी spiritual roots अच्छी करनी है, हमारा तनाव भी अच्छा करना है, no doubt हमें, physical well-being, mental well-being, emotional well-being, and then we see that India would actually be the crown of the whole world, giving crown, that means contribution to the whole world would be there coming from India. It is still coming. आ रहा है, जैसे कोविड के समय में 75 करोड़ वैक्सीन्स इंडिया ने बांटी दुनिया भर में। That's really incredible. So India is doing a fabulous job already. लेकिन अगर हम चाहते हैं to make it even prosper more and more and more, so charity begins at self. And more we connect to the grace of God, more and more we will be happy. जैसे ये चिंगारी होती है ना, आँख के जितने पास रहती है जगमगाती है, आँख से दूर जाती है तो बुझ जाती है, या फिर उसको क्या करते हैं, उसको ना जो धुआं होता है वो ढक लेते हैं। जो चिंगारी आँख के पास रहती है उसको धुआं नहीं ढक पाता क्योंकि वो आँख के पास है। लेकिन जो चिंगारी आँख से दूर जाती है धुआं उसको ढक लेता है। ये धुआं क्या है? ये नेगेटिविटी, ये सेल्फिशनेस, ये ईगोटिज्म, ये धुआं है। स्पार्क, वी आर द स्पार्क्स। और आँख क्या है? आँख है भगवान, द सुप्रीम लॉर्ड। So more we are near the grace of the Lord, this negativity, this egotism, this selfishness cannot really envelop us. लेकिन जितने ज्यादा हम दूर जाएंगे, that this all of this can really envelop us. तो इसलिए बहुत जरूरी है to remain closer to the grace of God, and that's the speciality of India. So through this festival of YUVA, this vimarsh festival, I request all of you to come closer to the grace of God more and more. That's the original culture. And मिठाई खाइए भी और मिठाई को बांटिए भी। That means experience the sweetness of this beautiful spiritual culture और साथ साथ ही इसको बांटिए भी, इसको औरों को भी दीजिए। Like there is saying, when you give Krishna, you get Krishna. When you give God, you get God. So इसलिए हमें और बांटना भी चाहिए इसको, and then we see that we come more and more closer to the grace, because life is just otherwise a rat race. लेकिन रेस को ग्रेस बदलने के लिए सिर्फ जी चाहिए होता है। And what is G? G is God, no doubt. So इसलिए we should convert this rat race into grace, graceful life. That's very, very important. Driven by the guidance of the Supreme Lord. The guidance spelling is very interesting. GUI and then dance. So GUI का full form क्या होगा? Graphical user interface? No. GUI stands for G for God, U for you, I for I. God, you, and I dance. That's guidance.
डांस में सालसा इज वेरी पैशनेट फॉर्म ऑफ डांस. किसने सालसा देखा है? अच्छा, ज्यादा लोगों ने नहीं देखा. संत लोग हैं भाई. सालसा जैसे पैशनेट फॉर्म्स ऑफ डांस यू नॉट सी. बट सालसा जिस ने देखा है, सालसा इट लुक्स वेरी ग्रेसफुल because one person agrees to be the controller and one person agrees to be controlled, and then salsa appears to be very graceful. Similarly between God and us, God be the controller and we be the controlled, and then the salsa performance of our lives will be so very beautiful actually. So I wish you all the very best in having great salsa with the Supreme Lord and His grace, and let's be proud of our country, let's be proud of our nation, let's be proud of our spiritual culture, and let's spread this culture far and wide. Thank you very much for inviting me. Hare Krishna. So can I take few questions? Is it okay? Yeah, few questions are allowed? Okay, no. Okay, so time is up. So thank you very, very much for being there. Hare Krishna. Now, I request Professor Balram sir to deliver his words. Thank you, ma'am. Good morning. Namaskar. On the dais, Prabhu Amoghlila Ji, Shri Rajneesh Ji, Akash Ji, and of the dais, officials, distinguished guests, and student guests. It is all about the YUVA. They are doing, that is the vimarsh. YUVA, that is the youth united for vision and action. And YUVA, without vision and action, there is no youth. So that's why, whatever the term it is used, it is very beautiful. What is the vision? Means what Prabhu Amoghlila has said from the beginning, means at the end what he has asked you the question, means I will start from there on. Means in the reverse direction. Means that is the vision. Vision, it should be very, very clear. Means the youth should have whatever the vision, that should be very, very clear. If there will be a confusion, then the YUVA cannot move ahead. So the youth should have the clear vision. That's why in Bhagavad Gita, Prabhu Amoghlila was talking about the Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने 11वें अध्याय में अर्जुन को विराट रूप दिखाया. उससे पहले कर क्या रहे थे? उसका पहले जो 10वां अध्याय तक कर क्या रहे थे? बोले अर्जुन का साथ अपना डिस्कशन हो रहा था. जब भी बात करते थे भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने कहते प्रभु जी आप जो कह रहे सब ठीक है, लेकिन ये होता तो कैसे होता? तो फिर भगवान फिर एक्सप्लेन करते थे. फिर सुनने का बात करते थे, प्रभु जी आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ऐसे होता तो ऐसे ही होता. तो भगवान ने 10वें अध्याय तक समझाते समझाते थक गए और उसका बाद में कहे बेटा एनफ नाउ इज सी मंत्रा. तो इसीलिए हम ये कहते हैं जो यूथ, those who are here, means if it is that is the vision and action, that vision, that aim and objectives, that should be very, very clear. There will be no place for confusion. So this is the definition of the youth. And vision without action, it is nothing. Means whenever there is the aim and objectives is very, very clear, you have to generate your interest in that field, how to fulfill all these things. If you say that it is a burden to me, you will never move ahead. Whenever you will say that I will generate my interest in that particular field, means that is the charity begins at self. Means you will have to generate your own interest, nobody else. So you will have to generate your interest in that field so that you will be success. If you have already generated your interest, then you will have to go for planning. And right now planning, you will have to plan it in a proper way, so that whenever you achieve your goal, without the flawless, you will achieve that one. Otherwise, you will fail. Means that's why vision without action, it is nothing.
So if you have done all these things, aim and objective is clear, and you have generated your interest, you have planned very well, and if you will not implement all these things, then all the efforts are gone. So therefore, you will have to implement it with carefully. So you will have to have very hard work, dedication, concentration, and devotion to that, whatever you have done. And another one, अमोघलीला जी प्रभु कह रहे थे कि हमारा ट्रेडिशन एंड कल्चर हम नहीं भूल गए, ये रियली सचमुच है। और ये जो कैंडल मार्च होती है, ये बिकॉज ऑफ आवर ट्रेडिशन एंड कल्चर। मीन्स हमारा एजुकेशन, मीन्स यू द यूथ, एजुकेशन इट इज नथिंग, इट इज ओनली फॉर यू टू एडुकेट योर नेचर, बिहेवियर एंड कैरेक्टर। एंड ट्रेडिशन इट इज योर नेचर एंड बिहेवियर, एंड कल्चर इज योर कैरेक्टर and nature and behavior. Whatever you are saying that it is a tradition, it will percolate from generation to generation. Means automatically, nobody else will teach you. And for the culture, you will have to cultivate it. Means where you will get it? You will get it from your guru. So that's why it is a clear demarcation. And in our tradition and culture, this how you have forgotten all these things, that's why you are facing the problem. Because I'll just tell you in the 3 quotations. One, Paradise Matrubat. Other, if you will say that, if you follow it, this is the tradition, this is the culture of our country. और Paradise Matrubat कहते हैं, तो disrespect to women, empower women, ये कोई कुछ दिन आता ही नहीं, क्योंकि हमारा बहनों में, और हमने वो tradition भूल गए, हम मानते नहीं. So that's why the criminality towards the women and disrespect to women and all these things are coming out. अगर आप मान लिया तो ये सारी चीजें नहीं रहेगा. नंबर 2, परद्रव्य से निष्ठिवत. अगर आपने परद्रव्य को मतलब दूसरा का चीज, ये मेरा नहीं है, मीन्स यू आर सेल्फलेस, it is not mine, so that's why I will not do all these things. If this property is not mine, so here your corruption, means whatever the corruption it is rampant in our country, that will be removed. And the third one, आत्मवत्सल बुद्धि, सबका सर्व में नारायण, जो मेरे शरीर में नारायण है, वो आपका शरीर में नारायण, सबका शरीर में नारायण. तो वो किसी का प्रति जो क्रिमिनलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं आएगा. और डिस्क्रिमिनेशन नहीं आएगा तो आपने फिर वो ये सारी कोर्ट कचहरी है, ये सारी कहाँ से आएगा? ये सारी किसी के प्रति आपने इल मोटिव इस तरह से भावना नहीं आएगा. तो ये 3 conditions our tradition and culture. It is in our tradition and culture we have forgotten all these things. That's why we are facing the problem. So that's why it is said. प्रभु अमोघलीला जी कहें कि originality. That originality. What is your origin? This is the Indianness. This is our Indian tradition and culture. And you should attach it to your origin. Means it is the root should be strengthened. Means the root is always strengthened. Means your originality. Means you just see. As long as the tree it is with the soil, and it will give you shadows, fruits, flower, everything. Means whenever this tree will be uprooted from the soil, immediately it will be dried up, and everybody will come and will cut it into the pieces and use as fuel. So that's why, as long as you are with your origin, nobody can touch it. You will enjoy everything, just like ours. Means everybody will enjoy it. Means just like everybody will like it. If you are at the originality. If you lost your originality, nobody will ask you. So that's why now it is up to you. You are the youth, and you are a dynamic, you are energetic, and you channelize all these things in the positive direction. Means whenever we are saying, our vision जो है हमारा भारतवर्ष का, एक ही अम्ब्रेला का अंदर सारी आता है, that is the भारतवर्ष will put it at the top, means विश्व गुरु बनाना. विश्व गुरु बनाना is only in the education line, in every sector, whether it is social, economical, political, educational, health-wise, anywhere, happiness index, everything. After विश्व गुरु सबसे top में पहुंचना मतलब everything at the top. So that's why it is your vision. If it is the vision, you have to have proper action to achieve this vision. So again, I congratulate you all, and
means you have invited me for this occasion, so that's why I'm thankful to the YUVA organizers. And again I say good morning to you all. Namaskar. Thank you, sir, for your words and time. We are ending the inaugural session here. And